नमस्कार। इतिहास गवाह है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 40 साल की राजनीति के इतिहास के सफर में हमारा कारवां 1990 के उस अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां वीपी सिंह की सरकार ने वर्षों से बोतल में बंद पड़े मंडल के जिन को बाहर निकाल दिया। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण देने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक दशक से सरकारी दफ्तर में धूल फांक रही थी, लेकिन राजनीति का ऐसा तकाजा था कि वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल दिया। वैसे तो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान इसलिए किया था ताकि ताकत दिखाने पर आमादा देवीलाल को जवाब दिया जाए, लेकिन इस फैसले के राजनीतिक मायने बहुत गहरे थे। देवीलाल ने दिल्ली के बोट क्लब में 9 अगस्त 1990 को किसान रैली बुलाई। इस रैली में चंद्रशेखर, कांशीराम, एचडी देवेगौड़ा, प्रकाश सिंह बादल और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग आने वाले थे। रैली के जरिए देवीलाल शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। मुलायम, लालू, शरद यादव जैसे नेताओं पर वीपी सिंह को पूरा भरोसा नहीं था, लिहाजा वीपी सिंह ने देवीलाल को बेअसर करने के लिए 9 अगस्त से 2 दिन पहले गंभीर फैसला ले डाला। 10 वर्षों से बोतल में बंद मंडल कमीशन का चिन्ह वीपी सिंह ने बाहर निकाल दिया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने लोकसभा को बताया कि उनकी सरकार मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशों को लागू करेगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब ये देख लिया कि अब जनता दल को संभाला नहीं जा सकता, देवीलाल से उसी तरह की टक्कर लेनी पड़ेगी जिस तरह की टक्कर जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह से ली थी। मोरारजी देसाई के पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उनसे ज्यादा चतुर निकले और जनता दल के घोषणा पत्र में जो मंडल आयोग को लागू करने का वादा था उसे उन्होंने 9 अगस्त या 10 अगस्त 1990 को उन्होंने मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी। उत्तर भारत के कई शहरों में आरक्षण विरोध की आग धधकने लगी। समाज मंडल समर्थक और मंडल विरोधियों में बट गया। विरोध की चिंगारी सबसे पहले इलाहाबाद में भड़की, फिर यूपी के कई शहरों में आरक्षण विरोध में आंदोलन होने लगे। पटना, जयपुर, अहमदाबाद में भी बहुत विरोध हुआ। 19 सितंबर 1990 के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। देश भर के सवर्णों में वीपी सिंह के खिलाफ गुस्सा भड़क पड़ा। कई जगहों पर छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। दिल्ली के एम्स के बाहर सुरेंद्र चौहान नाम के छात्र ने आत्मदाह किया और उसकी मौत हो गई। मंडल कमीशन लागू होते ही जात पात की राजनीति उफान पर पहुंच गई। इसका कोई सियासी फायदा वीपी सिंह को तो नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद जैसे नेता इसी मंडल कमीशन की बदौलत पिछड़े वोट बैंक का चेहरा बन गए। सबसे बड़ा धर्म संकट बीजेपी के सामने था। जाति की नई राजनीति के बीच बीजेपी को अपना वोट बैंक तलाश करना था। उधेड़ बुन की हालत में बीजेपी ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिसने अगड़े पिछड़ों में बटी राजनीति को धर्म के 2 खेमों में बांट दिया। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। 12 सितंबर 1990 को दिल्ली में
बीजेपी और संघ नेताओं की बैठक हुई। फैसला हुआ कि अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी रथ यात्रा करेगी। तब सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा उस समय में तय हुई, 25 सितंबर से तय हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी था और उसकी रचना सारी उसके बाद हो पाई थी। हाँ, ये तय हुआ था कि घोषणा हम उचित समय पर करें। ये तय हो गया था, देखिए, जून में ही, जून 1990 में तय हो गया था। सितंबर में इसकी घोषणा हुई थी। 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की यात्रा का खाका तैयार किया। बीजेपी की साफ सोच थी कि राम के नाम पर सवर्ण के साथ साथ पिछड़े और दलित भी जुड़ जाएंगे। दस राज्यों और 200 शहरों से गुजरकर रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। आडवाणी की रथ यात्रा से उन्माद भड़क गए। देश के कई शहरों में दंगे हुए। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत दिए। वीपी सिंह भी झुके नहीं। राम मंदिर बनाने के काम में बाधा डाली जाएगी, हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। उन्होंने मुझे जो चुनौती दी है वो चुनौती मुझे स्वीकार नहीं। मैं टकराव नहीं चाहता हूं, किसी कीमत पर नहीं करूंगा, लेकिन चुनौती के सामने मैं झुकने वाला भी नहीं हूं। आडवाणी ने वीपी सिंह को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उनका रथ रोका गया तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। ये जो रथ है उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तनाव की इस हालत में 22 अक्टूबर को आडवाणी पहुंचे समस्तीपुर। मुलायम, लालू, ज्योति बसु जैसे नेताओं के भारी दबाव में वीपी सिंह ने 22 अक्टूबर 1990 को दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि आडवाणी की रथ यात्रा रोकी जाएगी। अगली सुबह यानी 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर के सरकारी गेस्ट हाउस पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। पार्टी व्हिप दरकिनार कर जनता दल सांसदों ने विरोध में वोट डाले। संसदीय इतिहास में पहली बार कोई सरकार सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी अलग चली गई, समर्थन वापस ले लिया उसने सरकार से, जिसके समर्थन से चल रही थी। सिर्फ वामपंथियों का समर्थन रह गया। चंद्रशेखर जी छोड़ के जा रहे थे। वीपी सिंह जी के सामने कांग्रेस के से समर्थन लेने का रास्ता खुला था, लेकिन वीपी सिंह ने उसको मना कर दिया। इसीलिए वीपी सिंह ने यह सोचा कि हम एक बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव का या विश्वास प्रस्ताव का हम सामना करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव आया। अपनी सरकार को कुर्बान कर वीपी सिंह को कोई फायदा नहीं। आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू मुसलमानों के मसीहा बन गए, जो बाद में माई समीकरण के तौर पर सामने आया। कहते हैं लालू ने आडवाणी की गिरफ्तारी कर माई समीकरण का सूत्र वीपी सिंह को दिया। शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस फायरिंग कर मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोट बैंक के रहनुमा हो गए। वीपी सिंह और बीजेपी की राजनीति से
देश में एक नई राजनीति की बुनियाद पड़ी। हिंदू मुसलमान के साथ साथ समाज में अगड़ों पिछड़ों की दीवार पैदा हो गई। ये वो दौर था जब कांग्रेस भी चाहती थी कि दिल्ली की गद्दी से वीपी सिंह जल्द विदा हों, ताकि बोफोर्स की जांच को बैकफुट पर धकेला जा सके। मंदिर और मंडल की इस लड़ाई में कांग्रेस को मौका मिल गया और सियासत के मैदान से वीपी सिंह चारों खाने चित्त हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ठग है, ठग, बिगेस्ट चीट एवर बॉर्न इन दिस कंट्री। और उस चीट को वो अंग्रेजों का पिट्ठू था। लोकसभा में वीपी सिंह सरकार गिरने से पहले ये एक कांग्रेस नेताओं की भीड़ है जो 10 जनपद से बाहर निकल रही है। 79 will not be repeated. Not at all. Okay, Mr. Prime Minister has said today that he wants a national government. I mean, if not, then a national coalition. Will you please react on it? Well, let him say that after the vote tomorrow. कांग्रेस नेताओं की भीड़ के साथ हैं वीपी सिंह के सहयोगी और राष्ट्रीय मोर्चे के कद्दावर नेता चंद्रशेखर। राजीव गांधी के साथ 10 जनपद से बाहर निकल रहे चंद्रशेखर की मुस्कान बता रही थी कि अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। We've had a very good talk and we've agreed that we should work together. तस्वीरें बता रही हैं कि वीपी सिंह सरकार गिराने के जोड़ तोड़ में कांग्रेस ने कदम रख दिया। चंद्रशेखर और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने की डील हो चुकी थी। चंद्रशेखर के साथ दिल्ली में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसके पास सिर्फ 60 सांसद थे। जनता दल से टूटे धड़े का नाम जनता दल सोशलिस्ट पार्टी था। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देवीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देवीलाल फिर उप प्रधानमंत्री बन गए। राजनीतिक उठापटक के इस दौर में देश के खजाने की हालत भी बदतर हो गई। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री काल में देश को कैसे अपने सम्मान को गिरवी रखना पड़ा, ये मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनना था, वो बन गए। नौबत ये थी कि उनकी पार्टी में जितने सांसद थे सब के सब मंत्री बन गए। ये ऐसी सरकार थी जिसका हर फैसला कांग्रेस की मर्जी का मुहताज था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देश के पास ब्याज चुकाने लायक भी विदेशी पूंजी नहीं थी। खजाना खाली हो चुका था। चंद्रशेखर सरकार को देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा। चंद्रशेखर के साथ दिल्ली में ऐसी सरकार आई जो हर फैसले के लिए कांग्रेस के समर्थन का मोहताज थी। ये वो समय था जब सियासतदान सत्ता की उठापटक में मशगूल थे और देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद सर उठा रहा था। तमिलनाडु में तमिल समस्या विकराल रूप ले रही थी। देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। खाड़ी संकट की वजह से तेल संकट विकराल रूप ले चुका था। भारत के पास विदेशी करेंसी नहीं थी। कर्ज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी। लिहाजा चंद्रशेखर सरकार ने बहुत ही गोपनीय तरीके से सोने को विदेशों में गिरवी रख दिया। हम लोगों को हर महीने कच्चे तेल आयात करने के लिए लगभग $1 बिलियन
खर्च करना पड़ता था, तो हमारे पास अगर $5 बिलियन था तो वो 5 महीने में समाप्त हो जाता, और इसी तरह हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो घटते चला गया। और ऐसा आया एक समय जब हमारे पास केवल $1 बिलियन बचा था, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, आवश्यक था कि हम स्वयं हेल्प के लिए कुछ कदम उठाएं, जिसमें सोना गिरवी रखना भी था। चंद्रशेखर सरकार के विदेशों में सोना गिरवी रखने के फैसले की बहुत आलोचना हुई, लेकिन इस फैसले ने यह तय कर दिया कि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एक नई सोच की जरूरत है। चंद्रशेखर सरकार देश की आर्थिक सेहत सुधारती उससे पहले उनकी सरकार बेजान हो गई। 5 मार्च 1991 को संसद में कांग्रेस सांसद चंद्रशेखर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामला राजीव गांधी की जासूसी से जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही राजीव गांधी के 10 जनपद वाले आवास के पास देखे गए। जब राजीव गांधी ने यह फैसला किया अपने कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव पर कि यह सरकार अगर रह गई, चंद्रशेखर जी रह गए तो कांग्रेस के लिए खतरा हो सकता है, वो सरकार गिराई गई सिर्फ 2 सिपाहियों द्वारा जासूसी के नाम पर। अब वो कहते हैं कि उनके यहाँ कोई जासूसी हरियाणा सरकार की तरफ से हो रही थी। चंद्रशेखर समझ गए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनका वक्त पूरा हो गया है। 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने लोकसभा में ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 2 साल में 2 सरकार, पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर सरकार का काम तमाम। गठबंधन का एक और प्रयोग नाकाम। बेमेल समर्थन से बनी एक और सरकार का दी एंड। धर्म और जाति का जो घालमेल 1989 के बाद हुआ, उसने देश की राजनीति को गठबंधन और समर्थन का मोहताज बना दिया। आने वाले बरसों में इतिहास के इस सबक ने क्या गवाही दी, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप देखते रहिए News 24।